हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में। तो इसको मैंने क्या किया है कि दो भागों में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रारंभिक जीवन, राज्य अभिषेक, प्रमुख युद्ध और धम्म नीति के बारे में। तो ये पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पार्ट 2 में मैं उनके अभिलेखों के बारे में चर्चा करूंगा और उनके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो वो पार्ट 2 में होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 1 में मैं अपलोड उसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों को एक साथ करके ही मैं आपको पीडीएफ दूं। तो वो पार्ट 2 में इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सम्राट अशोक का इतिहास, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। तो यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो मौर्य वंश का प्रारंभिक इतिहास है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाइए तो वहां पे वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रारंभिक जो जानकारी है मौर्य वंश की वो मैंने उसी वीडियो में बताई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, बिंदुसार का इतिहास और मौर्य वंश के बारे में बताया। उसमें मैंने जो उनका प्रारंभिक जीवन है और मौर्य वंश की शुरुआत कैसे हुई, सारी चर्चा मैंने उसी वीडियो में की है। तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इसे देखें, क्योंकि तभी अब समझ में आएगा, न तो नहीं आएगा समझ में ये। तो सबसे पहले जाओ उस वीडियो को देखो, इसके बाद आप इसे देखें। तो चलिए वीडियो की यहां से शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो ये आपको याद रखना है कि जो शासनकाल था उनका 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य में था। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो कि अब तक भारतीय इतिहास में कोई राजा नहीं हुआ। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है और सम्राट क्या होता है। सम्राट तो आप कह सकते हो कि चलो जिसने देश पर राज किया है आप उसे सम्राट कह सकते हो, लेकिन जिसका राज बहुत ज्यादा विशाल हो, जिसका साम्राज्य बहुत ज्यादा ही विशाल हो, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। सम्राट अशोक का भारत में जितने भी राजा हुए सबसे विशाल साम्राज्य सम्राट अशोक का ही माना जाता है। इसीलिए सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। अब आप बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी विशाल था, बिंदुसार का भी विशाल साम्राज्य था, लेकिन ये लोग कलिंग को नहीं जीत पाए थे, क्योंकि कलिंग एक ऐसा छोटा सा राज्य था जो कि बहुत दमदार था। तो वो उनको नहीं जीत पाए थे। और कलिंग को किसने हराया था? सम्राट अशोक ने। कलिंग को हराने के बाद पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक सीमाएं लगती थी इनके साम्राज्य की, सम्राट अशोक के साम्राज्य की। तो सबसे विशाल साम्राज्य इनका ही माना जाता है, इसीलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। सम्राट अशोक को देवना प्रिय, प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो, देवना प्रिय इसका मतलब होता है देवताओं का प्यारा, प्रियदर्शी इसका मतलब होता है प्यारा दिखने वाला, और बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, देवना प्रिय, प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य, इनके नाम से किसको जाना जाता है? सम्राट अशोक को जाना जाता है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपको यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक की माता का नाम धम्मा या सुभद्रांगी था। देखो, यहां पर मैं बात करना चाहूं धम्मा या सुभद्रांगी। इतिहासकारों ने तो कई अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो लिखा है उसी को मान के चल रहा हूं। इसीलिए धम्मा और सुभद्रांगी का नाम मैं उचित समझता हूं। क्योंकि अगर इतिहासकारों को पढ़े, तो मैंने खुद ही पढ़ा है, जितने आप इतिहासकारों को बदलेंगे उतने ही नाम अलग अलग बदल जाते हैं। किसी में कुछ लिखा है तो किसी में कुछ लिखा है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे लिया है। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम महादेवी और कारुबाकी थे। तो थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों ने तो बहुत लिखे, किसी ने 16, किसी ने 32, किसी ने 64, तो किसी ने 549 पत्नियां भी लिखी हैं इतिहासकारों ने। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं लेके चल रहा हूं। मैं केवल और केवल जो उन्होंने अभिलेखों में लिखा है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं जो उसमें लिखा है, मैं उनको मान के चल रहा हूं। तो वहां पर कारुबाकी और एक बौद्ध ग्रंथ में महादेवी,
इन 2 पत्नियों के नाम को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने फालतू नाम नहीं लिखे हुए हैं। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल, महेंद्र और तीवर थे तथा पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थीं। तो यहां पर आपको याद रखना है उनके पुत्र कुणाल, महेंद्र और तीवर थे और पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती। सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में पत्नी तथा बच्चों के नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है तो वहां पत्नी तथा बच्चों के नाम उस अभिलेख में लिखे हुए हैं। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे, परंतु राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट मगध के सिंहासन पर बैठे, परंतु राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने मगध का सिंहासन छोड़ दिया था और अशोक सम्राट को सौंप दिया था। इसके बाद 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर ये 4 साल का गैप है। अब इतिहासकार कुछ अन्य हैं, वो तो तरह तरह की बातें लिखते हैं। कोई कहता है 99 भाइयों की हत्या करने में इतना समय लग गया, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो ये तो अफवाह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के सभी राजाओं में सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिनका साम्राज्य सबसे विशाल था। ये भी आपको याद रखना है, इसकी चर्चा अभी मैं आपसे कर चुका हूं, क्योंकि सबसे विशाल साम्राज्य सम्राट अशोक का ही था। मुगल, अंग्रेज इनसे भी बड़ा, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में उनके परिवार का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो इतिहासकार दीपवंश और महावंश, जो कि भारतीय ग्रंथ नहीं है बल्कि श्रीलंका के ग्रंथ हैं, इनमें जो लिखा है उसी को आधार मान के कहते हैं कि 99 भाइयों की हत्या अशोक सम्राट ने की। लेकिन जब अशोक सम्राट का लिखा हुआ 5वां अगर शिलालेख आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें वो अपने जीवित भाइयों, परिवार तक का उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीपवंश और महावंश कब लिखे गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे ज्यादा मैं महत्व दूंगा, क्योंकि दीपवंश और महावंश ये ना तो भारतीय ग्रंथ है, ये श्रीलंकाई ग्रंथ है, और ये कब लिखे गए इसकी भी कोई जानकारी किसी भी इतिहासकार को नहीं है। लेकिन मुद्दा वो हर बार यही बनाते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो 99 भाइयों को मारने वाली जो कथा है वो कहां से आई थी? दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ हैं उनसे आई थी, जो कि श्रीलंकाई ग्रंथ हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको मानना है यहाँ पर अशोक के 5वें जो शिलालेख हैं उसमें क्या लिखा है उसको महत्व देना है, क्योंकि उसमें परिवार और भाइयों का भी उल्लेख है। तो वहां पर भाइयों और परिवार का उल्लेख है, तो हम उसी को मान के चलते हैं, ना कि दीपवंश और महावंश को। राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नगर को बसाया था। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए राजतरंगिणी में आपको कश्मीर का इतिहास मिलेगा और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में जो श्रीनगर है अभी, तो उसको किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था। और नेपाल में एक देवपत्तन नामक नगर को बसाया था। तो इसको याद रखना है आपको। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार सम्राट अशोक प्रतिदिन 60,000 साधुओं को भोजन करवाते थे। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक तो बुद्धिस्ट थे, तो वो बौद्ध साधुओं को भोजन करवाते होंगे। ऐसा नहीं है। उस समय 21 संप्रदायों से ज्यादा भारत में संप्रदाय थे, तो सभी संप्रदाय के साधुओं को यहाँ पर भोजन करवाते थे वो, ये महावंश में कहा गया है। एक दिन सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम के बेटे निग्रोध को देखा, जो एक बौद्ध साधु थे। सम्राट अशोक ने उन्हें बुलाया और बुद्ध के उपदेशों को सुना। सम्राट अशोक ने उसी समय बौद्ध धर्म को उपासक के रूप में ग्रहण कर लिया था। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीम स्वयं बुद्धिस्ट थे, उनके बेटे निग्रोध एक बौद्ध साधु थे, तो उनके परिवार में तो बहुत सारे पहले से थे। अशोक सम्राट भी उपासक के रूप में बहुत पहले से थे, लेकिन इतिहासकारों ने इस पे फोकस नहीं किया। इतिहासकारों ने ये बताया है कि वो पूर्ण बुद्धिस्ट जब बने थे, उसको वो फोकस करते हैं। तो वो पूर्ण बुद्धिस्ट कब बने थे? वो कलिंग युद्ध के बाद बने थे, ये बात सही है, लेकिन वो बौद्ध धर्म में पहले से ही थे और आजीवक संप्रदाय को भी वो मानते थे। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग के राजा चैत्रराज थे। दोनों सेनाओं के मध्य दया नदी के किनारे युद्ध हुआ और जीत सम्राट अशोक की हुई तथा इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और इतने ही बंदी बनाए गए थे। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि सम्राट अशोक ने कलिंग, जिसको आधुनिक उड़ीसा कहते हैं हम लोग, कलिंग पर आक्रमण किया था। क्योंकि कलिंग एक छोटा सा राज्य था, लेकिन था बहुत शक्तिशाली। आधुनिक आप इजराइल मान लो, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया उससे कांपती है। तो ठीक है, इसी तरह से कलिंग एक छोटा सा राज्य था, लेकिन बहुत कम राजा ऐसे हुए जिन्होंने उसको पराजित कर पाया। तो अशोक सम्राट ने इसको पूरा जीत लिया था। उस समय कौन राजा थे? चैत्रराज थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर चैत्रराज लिखा हुआ है। तो दोनों सेनाओं के मध्य कहां पे युद्ध हुआ था? दया नदी के किनारे युद्ध हुआ था। दया नदी के किनारे युद्ध हुआ था और उसमें जीत सम्राट अशोक की हुई थी। इसके बाद युद्ध के मैदान में 1 लाख लोग मारे गए। तो 1 लाख लोग, किसी का सर, किसी के हाथ, किसी का पैर, पूरे मैदान में इस तरह से बिखरे हुए पड़े थे। जब ये दृश्य सम्राट अशोक ने देखा तो उन्होंने सोचा कि युद्ध से क्या मिलता है, ये निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इन्होंने युद्ध ना करने का निश्चय लिया था। इसी युद्ध के बाद वो पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हो गए थे, यानी कि वो एक बौद्ध साधु के रूप में अपना जीवन जीने लगे थे। देखो, वो वहां तो नहीं जाते थे कि भिक्षा मांगने जाते हो, नहीं। पूर्ण बुद्धिस्ट बनने का मतलब है कि अपने राजमहल में ही रहते थे। अब आगे का जो उनका जीवन होगा वो किसी के साथ युद्ध न करने का होगा, कि अब युद्ध से नहीं, अपनी धम्म नीति से विजय हासिल करूंगा। कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का माफीनामा शिलालेख भी कहा है, क्योंकि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और कुछ इतिहासकारों ने माफीनामा शिलालेख भी कहा है इसी को। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछता है या एग्जाम में आता है कि सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख को माफीनामा कहा जाता है, तो वो 13वां शिलालेख था। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर पूर्णतः बौद्ध बन गए थे और इसके बाद उन्होंने दिग्विजय की जगह धम्म विजय की शुरुआत की थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे वो। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, हालांकि जो उपासक के रूप में तो उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उससे भी पहले वो किस धर्म को मानते थे? तो वो उस समय धर्म को तो नहीं मानते थे, एक आजीवक संप्रदाय था उसको मानते थे वो। तो ये आपको याद रखना है। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष यानी 259 ईसा पूर्व में उरुबेला से की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने 8वें शिलालेख में किया है। तो यहाँ पर उरुबेला कहाँ है? उरुबेला को आधुनिक बोधगया कहा जाता है, जो कि बिहार में है। तो ये आपको याद रखना है। तो अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी, उरुबेला से ही। तो ये याद रखना है आपको। और कब की थी शुरुआत? 259 ईसा पूर्व से। और इसका उल्लेख कहां मिलता है? 8वें शिलालेख में मिलता है इसका उल्लेख। तो ये भी आपको याद रखना है यहां पे। सम्राट अशोक ने दक्षिण के चौल
चेर, पांड्य, श्रीलंका, इराक, मिस्र और यूनान पर धम्म विजय हासिल की थी। सभी राजाओं ने सम्राट अशोक के धम्म को स्वीकार भी किया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया में मिली टॉलेमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियां, जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने मिस्र तक धम्म विजय हासिल की थी। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने क्या किया था कि दक्षिण के चौल, चेर, पांड्य जो राज्य थे, इन पर आक्रमण करके इनको अपने अधीन नहीं किया था, बल्कि धम्म नीति के द्वारा इनको अपने अधीन किया था। श्रीलंका को, इराक को, मिस्र को और यूनान को। अब इसकी उन्होंने चर्चा कहाँ की है? इसकी चर्चा उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में की है। और अब इसको सही क्यों माने? सही इसलिए माने क्योंकि आधुनिक अगर देखा जाए तो मिस्र का एक शहर है अल इस्कंदरिया, तो वहां पर टॉलेमी द्वितीय के काल की, क्योंकि टॉलेमी द्वितीय सम्राट अशोक के ही समकालीन थे, तो उन्हीं के काल की कुछ बौद्ध समाधियां मिली हैं, तो जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो लिखवाया है वो सब कुछ सही है। तो आपको यहां पे याद रखना है कि सम्राट अशोक ने जो धम्म विजय किन पे हासिल की थी? चौल, चेर, पांड्य, श्रीलंका, इराक, मिस्र और यूनान पर। तो ये आपको याद रखना है यहां पर। और इसका जो वर्णन है वो कहां किया गया है? वो किया गया है 13वें शिलालेख में किया गया है इसका वर्णन। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष यानी 257 ईसा पूर्व में निगलीवा गांव या निगाली सागर की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने निगाली सागर स्तंभ लेख में किया है। तो चलिए यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं इसे। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष यानी कि 257 ईसा पूर्व में निगलीवा गांव या फिर निगाली सागर, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है एक ही बात है, तो वहां की यात्रा की थी। तो वहां उन्होंने क्या किया था कि 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, और इसका उल्लेख निगाली सागर में आज दिन भी स्तंभ लेख है तो उसमें वो कर रहे हैं। कौन? सम्राट अशोक। तो ये निगाली सागर कहाँ है? निगाली सागर है नेपाल के तराई में, जो कि रुमनदेही के पास में ही है। तो यहां पर देखिए 26वें बुद्ध कनक मुनि, देखिए मैं बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, तो वहां मैंने 28 बुद्धों के बारे में बात की थी, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो 28वें बुद्ध थे और उससे पहले 27 बुद्ध रह चुके थे। तो उनकी सभी की मैंने अपने उस वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? याद ये रखना है आपको कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष यानी 257 ईसा पूर्व में निगाली सागर की यात्रा की थी और वहां पर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। बस आपको इतना ही याद रखना है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 23वें वर्ष यानी 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र की अशोकाराम विहार में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स या उपगुप्त ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसे सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी उसी समय की गई थी। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 23वें वर्ष यानी 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति यानी कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र की अशोकाराम विहार में करवाया था। देखिए, पाटलिपुत्र पटना आधुनिक बिहार में, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स या उपगुप्त। देखिए, एक ही व्यक्ति के दो दो नाम है, तो किसी इतिहासकार ने मोगलीपुत्र तिस्स लिखा है तो किसी ने उपगुप्त लिखा है, लेकिन एक ही व्यक्ति है, इनका सही से नाम है उपगुप्त। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी और इसको सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान ही की गई थी। देखिए, त्रिपिटक में कौन कौन से हैं?
सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत पिटक और विनय पिटक की रचना पहले ही हो चुकी थी। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी और अभिधम्म पिटक को सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो था पार्ट 1 सम्राट अशोक के इतिहास का। अब पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा और उसी में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।